गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और कुछ लोगों ने पूछा था कि अल्कलाइन वाटर कैसे बनाते हैं। तो अल्कलाइन वाटर बनाने के लिए कुछ नहीं, नींबू के टुकड़े और खीरा का टुकड़ा ये सब मैंने डाल दिया पानी में, कांच के किसी भी जार या जग में डाल दें और सुबह आप इसे पी लें। तो वैसे तो पूरे दिन भी पी सकते हैं, नहीं तो सुबह सुबह खाली पेट में पीते हैं तो सही रहता है, एसिडिटी कम रहती है और पित्त जो होता है वो कम होता है बॉडी का। तो ये सुबह ऊपर वाले दोनों फ्लोर्स मैं साफ़ करके आ चुकी हूँ और नीचे जो है नीचे बाहर धोना होता है, उसके बाद फिर पोछा लगा के, अंदर पोछा लगा के फिर बाहर भी पोछा लगाऊंगी। और यहाँ मैंने सोफ़ा हटा रखा है, तभी यहाँ पे आपको खाली लग रहा है। यहाँ पे अभी पता नहीं है कब सोफ़ा आएगा। और पानी में मैं डिटॉल डाल रही हूँ। जब मैं हाथ से पोछा लगाती हूँ ना तो लाइजॉल वगैरह नहीं डालती हूँ। और सारा काम होने के बाद मैं नहा के अब मंदिर जा रही हूँ। तो अभी बाहर बहुत ही अंधेरा है, तो मंदिर से आके पूजा वूजा करके मैं नीचे यहाँ पे अब जो फ्रूट का कार्यक्रम होता है, तो पहले मैं सफाई करने के बाद पहले फ्रूट वगैरह खाती थी, अब मैं नहा के ही कुछ भी खाती हूँ। तो इससे अगर आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आपके लिए पॉसिबल है, करके देखें, आपको अपने जो एनर्जी में काफ़ी फ़र्क लगेगा। और पहले बहुत ज़्यादा थकान, मतलब बहुत ज़्यादा क्या, मतलब थकान इससे ज़्यादा होती थी, अब थोड़ी कम लगने लगी है। क्योंकि हम जब बॉडी हमारी फ्रेश रहती है तब हम कुछ कंज्यूम करते हैं ना, तो वो हमारी बॉडी पे ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट डालती है। और ये यश का अल्कलाइन वाटर अब नहा के आ चुका है नीचे। और अब मैं आपको दिखाती हूँ अगारो का ये वैक्यूम क्लीनर, ये बैगलेस वैक्यूम क्लीनर है। और ये इसकी शेप बहुत अच्छी लग रही है, बिल्कुल गाड़ी की तरह बच्चों की। और इसको इस तरीके से हम खड़ा करके भी रख सकते हैं और काफ़ी कॉम्पैक्ट है, लेकिन इसका सक्शन बहुत अच्छा है। इससे हम इस बटन से हम इसको ऑन करेंगे, ये पावर बटन है, इससे ऑन हो जाएगा। और दूसरी साइड जो बटन है, इससे जो तार होती है वो अंदर चली जाएगी। और ये रेगुलेटर है स्पीड के लिए, स्पीड कंट्रोल आप इसे कर सकते हैं मिनिमम टू मैक्सिमम, बहुत ही ईजिली घूमता है ये। और इसके साथ काफ़ी लंबी तार मिली हुई है हमें, ये इस तरीके से निकलेगी। और जब ये रेड निशान आ जाए तो फिर आपको नहीं पुल करना है तार को, ये काफ़ी लंबी तार है, तो इसको आराम से आप यूज़ कर सकते हैं। और इस बटन को जैसे मैंने प्रेस किया तो ये तार अंदर चली गई अपने आप। अब इसको मैं खोल के आपको दिखा देती हूँ। और ये मैं कुछ दिनों से यूज़ कर रही हूँ, ये फ़र्स्ट टाइम अभी नहीं यूज़ करूँगी मैं। तो इसका सक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इधर हेपा फिल्टर है, इसको आपको कभी वॉश नहीं करना है, बस उसको झाड़ सकते हैं। और इसको हमें इस तरीके से लगा देना। और दूसरी साइड से हम ये खोलेंगे तो यहाँ से जो भी डस्ट हो उसको हम निकाल के फिर इसको पानी से क्लीन कर सकते हैं। ये इस तरीके से निकल जाता है, बहुत ईजी है इसको निकालना। हल्का सा इसको हमें घुमाना है रेड वाले को, और इस तरीके से निकाल के फिर इसको साफ़ करके आप वापस से इसको उसी जगह पे लगा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको यूज़ करके दिखाती हूँ। तो ये मुझे काफ़ी सही चीज़ लगी, क्योंकि मुझे मतलब मेरी उम्मीद से ज़्यादा ये क्लीन करता है। इसकी वजह से अगारो के सारे प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। और इसके साथ हमें ये होज़ पाइप मिला है, इसको हम इस तरीके से लगाएंगे और हल्का सा इसे घुमा देंगे। डायरेक्शन इसमें मेंशन है, और खोलने के लिए हल्का सा इधर घुमाएंगे और वापस से हम इसे खोल सकते हैं। तो चलिए ये हमने सेट कर लिया। और उसके साथ हमें एक फ्लोर ब्रश मिला हुआ है। तो ये फ्लोर ब्रश में इस टाइप से बटन है, जिससे कि आप ब्रश को निकाल सकते हैं या अंदर इसको कर सकते हैं इस तरीके से। जैसे कारपेट रग वगैरह साफ़ करना है तो आप ब्रश को निकाल भी सकते हैं। और ये फ्लोर ब्रश का जो ये हैंडल है, ये चारों तरफ घूमता है, 360 घूमता है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ दूसरा ब्रश। ये इसके साथ छोटा सा मल्टीपर्पज़ ब्रश है, और ये नोज़ल ब्रश, तो इससे आप कोई कोने वगैरह की सफाई आराम से कर सकते हैं। उसके अलावा एक्सटेंशन ट्यूब मिली है, जो कि काफ़ी लंबी हो जाती है, तो कहीं की भी आप सफाई कर सकते हैं, जैसे दीवार के कोने वगैरह की भी कर सकते हैं, जैसे ऊपर जाले वगैरह लग जाते हैं, तो ये एक्सटेंशन ट्यूब लगा के आप कर सकते हैं। ये बड़ा भी हो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया। और इसमें चाहे तो अगर आप डायरेक्ट होज़ पाइप में ये दोनों ब्रश कनेक्ट करके आसपास के एरिया की अगर सफाई करनी हो कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहें जैसे फ्लोर की क्लीनिंग वगैरह के लिए एक्सटेंशन ट्यूब लगा के कर सकते हैं। इस तरीके से हमें कनेक्ट करना है एक्सटेंशन ट्यूब, बहुत ही ईजी है कनेक्ट करना। और फ्लोर ब्रश को आप कनेक्ट कर लीजिए, फिर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको क्लीन कर सकते हैं। अगारो का ये बैगलेस वैक्यूम क्लीनर ड्राई वैक्यूमिंग के लिए परफेक्ट है। और ये 1600 वाट का सक्शन है इसमें, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग सक्शन है। बहुत ही ज़्यादा डस्ट वगैरह जहाँ से भी आप साफ़ करेंगे निकलेगा, क्योंकि अगर सक्शन स्ट्रॉन्ग हो ना तो बहुत ही अच्छी क्लीनिंग होती है, डीप क्लीनिंग होती है। तो ये मुझे अभी करना था साफ़ कारपेट वगैरह, लेकिन यश जैसे बच्चों को ज़्यादा मज़ा आता है ना ये सब चीज़ें साफ़ करने में, तो उसने कहा कि मैं कर लूँगा। मैंने कहा कर लो। तो ये फ्लोर ब्रश से बहुत सारी चीज़ें साफ़ कर सकते हैं। इस रग पे बहुत सारे धागे चिपक जाते हैं, क्योंकि मैं इस पर जैसे कुछ सिलाई वगैरह का काम करती हूँ ना हाथ का, तो धागे वगैरह वहाँ भी गिर जाते हैं, तो ऐसे ही रह जाते हैं। तो इसका भी मतलब काफ़ी डस्ट इस पर पड़ जाती है, क्योंकि नीचे वाले फ्लोर पे तो होता ही है। और फ्लोर को भी बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन करता है ये। तो खैर मैंने भी फ्लोर पे कुछ गिरा के आपको दिखाने के लिए गिराया है। तो जैसे बच्चे छोटे बच्चे वाला घर होता है ना, उसमें समझ में नहीं आता, थोड़ी थोड़ी देर पे फ्लोर गंदा होता रहता है, तो बहुत ईजिली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा फ्लोर भी क्लीन हो चुका है।
और इसमें साइक्लोनिक सक्शन सिस्टम है जो कि जो डस्ट है उसको साइक्लोनिक चैम्बर में सेपरेट करता है। और इसमें 1.5 लीटर का बैगलेस बिन मिला है जो कि डस्ट वगैरह को कलेक्ट करता है। अभी जैसे कि आप देख रहे होंगे फ्लोर ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ और ये छोटा वाला नोज़ल, तो इससे जो इस टाइप के एरिया होते हैं ना जहाँ पे हाथ नहीं पहुँचता, समझ में नहीं आता कैसे साफ़ करें, तो वो बहुत आसानी से साफ़ हो जाता है। ये तो खैर यश अभी ऊपर ऊपर चला रहा है, अभी मैं अच्छी तरीके से इसको क्लीन करूँगी। ये बहुत ईजिली साफ़ हो जाता है। और खास करके शू रह गया कहीं भी विंडो वगैरह में इस टाइप का एरिया हो या सोफ़े के जो कोने वगैरह होते हैं उसको साफ़ कर सकते हैं। तो चेयर के जैसे कि एजेस वगैरह मैं साफ़ कर रही थी। और जैसे कि इस टाइप से टाइल्स के ऊपर भी आप साफ़ कर सकते हैं, कहीं पे भी वॉल्स पे साफ़ कर सकते हैं, कॉर्नर वगैरह। और इस वैक्यूम क्लीनर का जो डिज़ाइन है काफ़ी कॉम्पैक्ट है और वायर काफ़ी लंबी है जिसकी वजह से आप घर के किसी भी एरिया की क्लीनिंग कर सकते हैं। उसके बाद ये जो बेड बॉक्स है ये मैंने खोला है क्योंकि अभी मुझे ना बेड बॉक्स में सर्दियों के फाइनली कपड़े सोच रही हूँ रखने का। 1-2 कपड़े मैंने फिर भी निकाले हैं क्योंकि यहाँ पे ठंड रहती है और अभी आज सुबह सही था मौसम, फिर बारिश जैसा लग रहा है। तो बेड बॉक्स को इससे मैं अच्छी तरीके से क्लीन कर रही हूँ क्योंकि अभी जो कपड़े वगैरह रखूँगी तो पहले मैंने सोचा पहले साफ़ कर लेती हूँ। और इसके लिए मैं मल्टीपर्पज़ ब्रश यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी ब्रश जो आपको सूटेबल लगे अपनी जहाँ की क्लीनिंग करनी है उस हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। तो सारे कपड़े मैंने ऑर्गेनाइज़र में ऑलरेडी रख रखे हैं, बस इसको मैं बेड बॉक्स को क्लीन करके फिर कपड़ों को रखूँगी। और इससे जैसे कि आपके पास सोफ़े वगैरह हो तो इससे भी साफ़ कर सकते हैं। मैंने तो सोफ़े अभी हटा रखे हैं ना, तभी सोफ़े नहीं है। तो जो ये बेड का ये वाला एरिया होता है ना, ये वाला पार्ट, ये क्लीन करना मुश्किल होता है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये क्लीनिंग के बाद डस्ट का हाल। और सही में डस्ट बहुत ज़्यादा आती है, हमें दिखाई नहीं देता। तो चलिए वैक्यूम क्लीनर को हम नीचे रख लेते हैं और इसके बिन में जो कलेक्ट हुआ है डस्ट वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये मतलब मैंने बहुत ज़्यादा एरिया नहीं साफ़ किया है। और इसमें ये जो हेपा फ़िल्टर है ये स्मॉल पार्टिकल्स जैसे डस्ट, पोलन वगैरह को, मोल्ड्स वगैरह इन सबको इसमें कलेक्ट करता है और मोटर से बचाता है, मतलब मोटर के पास ये डस्ट वगैरह को नहीं जाने देता और रीसर्कुलेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल को भी बचाता है। ये देखिए इधर से मैं निकालती हूँ। हेपा फ़िल्टर को हमें धोना नहीं है पानी से, उसको सिर्फ हमें झाड़ लेना है। और ये जो है ये इसका बिन जो है इसको हमें क्लीन करना है, पानी से हम क्लीन कर सकते हैं। और इसमें इतनी सी सफाई में इतनी अच्छी खासी धूल इकट्ठी हुई है, सही में हम लोगों के ऊपर कितनी धूल आती होगी यार, ये देखो। और इसमें जैसे कि बाल वगैरह होते हैं रग्स वगैरह पे, कारपेट पे, या आपके घर में पेट्स वगैरह हैं तो सोफ़े को आप इससे क्लीन कर सकते हो। और ये हेपा फ़िल्टर को हमें बस झाड़ लेना है, इसको हमें वॉश नहीं करना है। इसको आपको ज़रूरी नहीं है कि हर क्लीनिंग के बाद आप ये फ़िल्टर को क्लीन करें, इसको आप मतलब कुछ यूजेस के बाद क्लीन कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ तो मैंने आपको भी दिखाया। और मैं आपको डस्टबिन में इसलिए नहीं डाल के दिखा रही हूँ ताकि सामने से धूल दिखती है ना तो पता लगता है यार कि क्या कितनी गंदगी हो जाती है घरों में। और इसको हम इसी वाइप कर सकते हैं सूखे कपड़े से हेपा फ़िल्टर को। और ये वाला जो पार्ट है इसको हम इस तरीके से निकालेंगे, इसको झाड़ने के बाद वॉश कर सकते हैं। और आप डस्टबिन में डायरेक्ट इस धूल को झाड़ सकते हैं, उसके बाद क्लीन करके फिर वापस लगा सकते हैं। और इसका डिज़ाइन इस टाइप का है कि ये बहुत कम जगह घेरता है, कॉम्पैक्ट है। और इसके जो व्हील्स हैं जिसकी वजह से आप इसको आराम से कहीं भी ले जा सकते हैं, घुमा सकते हैं। मैंने आपको अगारो आयन बैगलेस वैक्यूम क्लीनर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप चेक कर सकते हैं क्योंकि ये हर घर के लिए बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट होने वाला है। उसके बाद वायर आप इस तरीके से जो मैंने बटन दिखाया था उसको प्रेस करेंगे तो अंदर चला जाएगा, जिससे कि जगह भी नहीं घेरेगा और आराम से कॉम्पैक्टली आप इसे कहीं पे भी रख सकते हैं। तो चलिए बेड बॉक्स तो मैंने क्लीन कर लिया था, मैं इसमें बेडशीट बिछा रही हूँ। तो कभी भी दीवान में आप कपड़े रखते हैं ना, चाहे कितने भी ऑर्गेनाइजर्स में रखते हैं ना, तो उसमें नीचे अगर कुछ बिछा लेते हैं तो सही रहता है। और बेड के ऊपर अगर हम मैट्रेस डालते हैं ना तो वो भी डायरेक्ट नहीं डाला करें, उसके ऊपर आप पहले बेडशीट बिछा देंगे कोई भी पुरानी सी, तो उससे मैट्रेस भी बहुत टाइम तक नए जैसा रहेगा। और ये जो सर्दियों के कपड़े हैं इन सबको मैंने ऑर्गेनाइजर्स में डाल दिए हैं, मेरे अलग हैं, कमल जी के अलग हैं। तो इससे ये होता है ना कि जब हमें नेक्स्ट ईयर चाहिए होंगे तो ये आराम से मिल जाएगा, उसके लिए हमें दौड़ना नहीं पड़ेगा कहाँ है कहाँ है। और जो बेड बॉक्स है ऑर्गेनाइजर्स में रखने से क्लीन रहता है और जब भी हम दीवान खोलेंगे तो हमें सर दर्द नहीं होगा कि कौन से कपड़े कहाँ हैं, और जो चाहिए होगा ऑर्गेनाइज़र निकाल के हम उसमें से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये ऑर्गेनाइजर्स बहुत सस्ते आते हैं, अगर आप एक बार परचेज़ कर लेते हैं ना तो काफ़ी टाइम तक चलते हैं। और कहेंगे तो मैं इसका लिंक दे दूँगी क्योंकि ये काफ़ी यूज़फुल चीज़ है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना हम छोटी छोटी चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते और उस चक्कर में हमारा काम काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ें ऐसी है ना कि आपके घर को ऑर्गेनाइज रखने में हेल्प करती हैं। और बेड बॉक्स मैंने रख लिया सारा कुछ सामान और अब मैं आ गई हूँ छत पे। अब सनराइज़ थोड़ा सा हुआ है क्योंकि सुबह जल्दी उठने से ना मेरा ज़्यादातर काम अर्ली मॉर्निंग आवर्स में ही हो जाता है। हम में से बहुत सारे लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं या काम को टालते रहते हैं और
जैसे कि उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं होते हैं और कोई भी चीज़ की दिक्कत नहीं होती है, फिर भी उनका मन नहीं करता है और काम बहुत सारे पड़े होते हैं और चाहते भी हैं काम करना, फिर भी नहीं कर पाते। ये ऐसा इसलिए होता है, वैसे रीज़न्स तो इसके बहुत सारे हैं, लेकिन एक मेन रीज़न एक ये भी है कि कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग जैसे कि इधर उधर में टाइम ज़्यादा वेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम काम को बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर लेते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसा काम जो कि हमें पसंद नहीं हो, जिससे हम बहुत ज़्यादा चिढ़ते हो, तो वो काम अगर होता है ना तो उस काम की वजह से हम स्टक फील करते हैं, हमें मन ही नहीं करता कि हम कोई और काम करें, तो उसकी वजह से दूसरे काम भी इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। और बाय द वे ये जो कपड़े हैं ना, ये मैंने कल धोए थे सारे, ये वो वाले हैं जो गर्मियों के लिए मैंने निकाले हैं नए कपड़े, तो मैंने सोचा इनको पहले वॉश कर लेती हूँ। तो ये आ चुके हैं, ये मैंने अंदर ही फैलाए थे शाम को क्या कर दोपहर में, तो ये सूख चुके, तो मैंने कहा जब टाइम मिलेगा तो मैं प्रेस कर लूँगी इनको। तो चलिए वापस आते हैं अपने मुद्दे पे। तो जैसे कि ऐसा होता है ना कि कोई ऐसा काम किसी को प्रेस करना पसंद नहीं है, लेकिन उनका प्रेस करना का काम काफ़ी पेंडिंग है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसकी वजह से ना वो हमारे माइंड में कहीं जाके बैठ जाता है कि ये काम पेंडिंग है, ये मुझे पसंद नहीं है, मतलब अंदर से लगता है कि ये मुझे पसंद नहीं है, मतलब ऐसा लगता है ना कई कामों में कि ये काम मुझे नहीं करना पड़ता। या कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि किसी को कबर्ड मैनेज करना है, मन नहीं कर रहा लेकिन करना ज़रूरी है, तो उस चीज़ के चक्कर में ना वो थॉट जो है ना आपके दिमाग में ऐसा स्टक हो जाता है कि दूसरे कामों के लिए भी ना आपको फिर लगता रहता है कि ये कैसे करूँ, ये कैसे करूँ, क्योंकि उसकी वजह से आप दूसरे कामों पे भी फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो अटका हुआ होता है कि ये काम मेरा पेंडिंग है। और बाय द वे ये नाश्ते के बाद यश चाय लेके आया था अपने और अपने पिताजी के लिए, और पूरी चाय यहाँ पे गिर गई है। तो चलिए एक काम बढ़ गया, और मुझे नहीं पता कि ये मैट्रेस प्रोटेक्टर ये वाला जो है इसके ऊपर अभी तक कुछ गिरा नहीं है, तो मुझे पता नहीं है कि ये सही में प्रोटेक्ट करेगा कि नहीं। ये वेकफिट का है, इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूँगी, क्योंकि ये सब चीज़ें हैं ना, ये हमारे काम को आसान बनाती हैं और हमारी लाइफ को ईजी बनाती है। नहीं तो आप ना अगर नहीं बिछाओगे, आप सोचोगे थोड़े से पैसे बच जाएंगे, लेकिन मैट्रेस ख़राब हो जाता है। मैट्रेस सही में बिल्कुल सही है, और मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी। तो चलिए इसको मैं फटाफट से वॉश करने के लिए लगा देती हूँ, और सही में कुछ गिरता है ना तब मैट्रेस प्रोटेक्टर की अहमियत समझ आती है, फिर लगता है कि अच्छा हुआ कि हमने परचेज़ कर लिया, नहीं तो ऐसे तो लगता रहता है कि पैसे बर्बाद हो गए। तो अब मैं आ गई हूँ वापस से खाना वगैरह बनाने के बाद, खाना खाने के बाद दोपहर के टाइम में ही प्रेस करने। मैंने सोचा कि चलो बचे हुए हैं तो प्रेस कर ही लेती हूँ इनको, ताकि पहनने के काम तो आएंगे गर्मियों में। तो जब आपके साथ कुछ ऐसा हो ना कि कोई ऐसा काम जिससे आप बहुत ज़्यादा कतराते हैं, लेकिन वो काम की वजह से आप दूसरे काम को भी नहीं कर पा रहे, स्टक फील होता है, तो उस काम को एक काम करिए, सबसे पहले कहीं पे नोट कर लीजिए कि कौन सा काम है। जैसे कि मुझे प्रेस करना, अगर इनकेस वैसे तो मुझे प्रेस करना ठीक ही लगता है यार। और ये लेस है ना, मैंने अभी मंगाई है DIY बनाने के लिए, क्योंकि मेरा बहुत मन कर रहा था कुछ सिलाई वगैरह करने का। ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, सिले सिलाई में कुछ कुछ नया डिज़ाइन बनाऊँगी लेस लगा के। तो जो काम पे आपको लगता है ना कि आप उस काम को, मतलब आपको काम बोझ लग रहा है या उस काम की वजह से आप स्टक हो गए, तो उस काम को नोट डाउन कर लीजिए। जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि किसी को अगर प्रेस करना मुश्किल लगता है ना, तो आप एक काम करिए, जैसे कि ज़्यादा कपड़े हैं इसकी वजह से या किसी को पसंद नहीं है, तो आप पहले उसको राइट डाउन कर लीजिए, और अपनी जो प्रायोरिटीज़ है ना उसको पहले देखिए। जो सारे कामों की लिस्ट बना के अपनी प्रायोरिटीज़ जो है ना आपकी, उसको लिख लीजिए। तो जो काम ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट लगता है पहले वो करिए, और जो काम आपको डिफ़िकल्ट लगता है ना उसको पार्ट पार्ट में ब्रेक कर लीजिए। जैसे कि ज़्यादा कपड़े हैं तो 2 ही कपड़े आप निकालिए कि आज 2 ही कर लेती हूँ। तो इस तरीके से और भी बहुत तरह की चीज़ें हैं, जैसे कि कबर्ड ऑर्गेनाइज़ करना है तो एक शेल्फ़ आप लेके चलिए कि हाँ एक ही शेल्फ़ आज कर लेती हूँ। तो उससे क्या होगा ना कि आपके जो वो काम का बर्डन आपको लगता है ना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे ज़्यादा काम होता है तो हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा काम है, मेरे से होगा नहीं, या स्टक फील होता है। तो छोटे छोटे पार्ट्स में आपको डिवाइड कर लेंगे ना उसको, जैसे बाथरूम साफ़ करना है तो कभी वॉश बेसिन साफ़ कर लिया, पहले लिख लिया कि ये चीज़ मुझे डिफ़िकल्ट लगती है, सारे कामों की लिस्ट बना के जो डिफ़िकल्ट लगता है उस काम को आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, और उसको टुकड़ों टुकड़ों में करिए। जब आप टुकड़ों में करेंगे ना, तो जैसे ही वो काम आपका होगा ना जिसकी वजह से आपको स्टक फील हो रहा है, तो आप देखेंगे कि दूसरे सारे काम आसानी से हो रहे हैं और आपका माइंड आपको काफ़ी हल्का लगेगा। और जो आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे बिल्कुल लेटे हुए, फ़ोन चलाते हुए, या कुछ करने का मन नहीं कर रहा, तो वो आप बिल्कुल एक्टिव हो जाएंगे फिर से। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना हमारे माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में अटकी होती हैं, जिसकी वजह से हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं या काम को टालते हैं। तो ये हमारा डिनर था, मिलती हूँ नए व्लॉग में।